खुदा बेहतर जानता है कि मुझको किस गरज की तकमील और किस ख्याल को पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। मुझे तो बज़ाहिर अपने यहाँ आने की कोई ख़ास वजह नहीं मालूम होती। हाँ, अगर सरकार के चांटों के लिए किसी गुद्दी की, बेगम साहिबा के तमाचों के लिए किसी कल्ले की, और साहबजादे की ठोकरों के लिए किसी पिंडली की, और साहबजादी की चुटकियों के लिए किसी हाथ की ज़रूरत थी, तो मेरे पैदा होने के बहुत काफ़ी वजूह मौजूद थे। और शायद इसी ख्याल से मेरी हड्डियाँ मजबूत, मेरा गोश्त सख्त और मेरी गुद्दी चौड़ी बनाई गई है, या रफ्ता रफ्ता बन गई है। मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, इसका दाखिला क़ज़ा व क़दर के दफ्तर में शायद मिल सके तो मिल सके। दुनिया में इन वाक़यात का पता चलना नामुमकिन है। मेरे माँ बाप कौन थे, इसका हाल भी किसी को मालूम नहीं। और क्यों क्या मालूम हो सकता है, जब बावजूद उनका बेटा होने के मुझे खुद मालूम नहीं, तो भला दूसरों को क्या मालूम होगा। हाँ, इतना जानता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा सा था, उस वक्त एक औरत मुझे गोद में लिए फिरती थी। उसके बाद वो गायब हो गई और किसी ने मुझे सड़क के किनारे एक मकान में ला बिठाया। मेरे सरकार आए, कुछ लिखा पढ़ी हुई, मुझे गाड़ी में बिठाकर घर लाए। उसके बाद अब तक न ये घर हमसे छूटा और न हम इस घर से छूटे। घर में आते ही मारो मार मेरे लिए नए कपड़े सिले और नहला धुला कपड़े पहना, मुझे खासा भला आदमी बना दिया। थोड़ी देर में दस्तरखान बिछा, बेगम साहिबा ने मुझे भी दस्तरखान पर बिठा लिया। ये पहला और आखिरी दिन था जो उस घर में मुझे दस्तरखान पर खाना खाना नसीब हुआ। खाने बड़े मज़े के थे, मैं भूखा भी था। ऐसा बेताब होकर गिरा कि जब पेट तन कर नकारा हो गया, उस वक्त कहीं जाकर खाने से हाथ उठाया। जिस पेट में कभी आधी रोटी नहीं पहुंची थी, उसमें इतना मलगोबा भर गया। बदहज़मी हुई, इलाज हुए, खुदा खुदा करके अच्छा हुआ। उसके बाद मैं खाने में एहतियात करता या ना करता, हाँ, खाना देने में बेगम साहिबा बहुत एहतियात करती। घटते घटते आधी रोटी पर नौबत आ गई। हुक्म था कि मेरे सामने खा। भला बढ़ते मैदे को आधी रोटी क्या मालूम हो, लेकिन वहाँ आधी रोटी से पौन रोटी ना हुई। उस पर यही मामाएं तानों की बौछार से कलेजा छलनी कर डालती कि ए बुआ देखना, इसकी उम्र देखो और इसका खाना देखो, ज़रा बड़ा हुआ तो 5 सेर आटा चट कर जाएगा। होते होते बेगम साहिबा ने भी यही सबक पढ़ना शुरू कर दिया। खुद एक वक्त में आधी रोटी देती थी, फिर भी मेरे बड़पेटे होने की शिकायत थी। उनकी एक लड़की बस मेरे ही बराबर थी। यकीन मानिएगा कि हर वक्त उसका मुंह चलता था। ये सौदे वाला आया, मचल गई, 2 पैसे ले खा गई। कोई खोंचे वाला आया, बिफर गई, एक आना ले चट कर गई। काछन आई, लौट गई, 2-4 पैसे लेके कचालू हजम किए। खाने पर बैठी तो सबके बाद उठी। जब देखो पेट तना हुआ है, दस्त आ रहे हैं, मगर बेगम साहिबाएं कि यही कही जाती हैं कि ए है, ना ये बच्ची कुछ खाती है ना पीती है, आखिर कैसे जिएगी। ज़रा खाने बैठी और इस मुँह ने घूरना शुरू कर दिया। ये मेरी तरफ इशारा था। जैसे का वैसा निकल गया। जब से आया है मेरी बच्ची की तो भूख ही मर गई है। भर भर रकाबियाँ देती हूँ, जब भी तो मुँह का पेट नहीं भरता। मुर्गी का मैदा है, इधर खाया उधर हजम। नज़र बज़र लगाना तो मुझे आता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि घूरना अक्सर मेरे लिए मुफीद साबित हुआ है। शुरू में तो मेरी ये हालत थी कि किसी को कुछ खाते देखा और अलग हट गया, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा ये भी ख्याल नहीं करता था कि इस मासूम और लावारिस बच्चे को कुछ दे दो। आखिर कहाँ तक दिल मारा जाता। मैंने भी रंग बदला। जहाँ किसी ने ज़रा मुंह चलाया और मैंने घूरा, उधर मैंने घूरा और उधर मुझ पर सलावातें पड़नी शुरू हुई। मगर थोड़ा बहुत यारों के हिस्से में आ ही गया। होते होते मेरी नज़र का शोहरा हो गया। एक दफ़ा मैंने बहुत घूरा, मगर किसी ने मुझको कुछ ना दिया। खुदा का करना क्या हुआ कि उसका सारा खाया पिया जूं का तू निकल गया और मेरी नज़र लगने का असर समझा गया। अब क्या था, ज़रा मैंने खाने वाले की तरफ घूर कर देखा और मैं उसका हिस्सेदार हो गया। ग़रज़ नतीजा ये हुआ कि दुनिया की कोई नेमत न थी जो घर में आती हो और उसमें थोड़ा बहुत मुझे ना मिल जाता हो। हमारे सोने की शान भी अजीब शान थी। दूसरों के पास बिछौने थे, हमारे पास भी थे, मगर रज़ाई तो ऐसी थी कि उसमें से आसमान दिखाई दे, और तकिया ऐसा काला था कि उस पर मैल बढ़ने या घटने का कोई असर नहीं होता था। मेरी रंगत और बालों की स्याही में कुछ 19-20 का फ़र्क होगा, मगर मेरे बालों और तकिए की स्याही में 19-20 का नहीं, 15 और 20 का फ़र्क था। साथ ही चिपचिपाहट भी ऐसी थी
कि सर के साथ तकिया भी जमीन से उठ आता था। अब रही दरी, तो वो किसी ज़माने में दरी की तारीफ में आती हो तो आती हो, मेरे ज़माने इस्तेमाल में बिछने के बाद ज़मीन में और उसमें तमीज़ करना ज़रा मुश्किल काम था। ये सब कुछ था, मगर बिछोने से हमको वास्ता भी बहुत कम पड़ता था। उधर आँख लगी और हम करवट ले ज़मीन पर आ रहे। तकिया एक तरफ गया, दरी एक तरफ गई। अब रही रज़ाई, तो उसका बिछोने से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। हमने खुदा की दी हुई ज़मीन पर लोट मारी और घर के कुत्ते ने हमारा बिछोना संभाला। सर्दी लगी तो सोते ही सोते में कुत्ते की और हमारी दरी पर जंग हो गई। कभी हमने कुत्ते को दरी से हटा दिया और कभी कुत्ते ने हमको धकेल कर बिछोने पर कब्जा कर लिया। इधर सुबह हुई और उधर बेगम साहिबा या किसी मामा ने हमको ठोकर के ज़रिए से होशियार कर दिया। हम पहले तो ज़रा कसमसाए, मगर दूसरी या तीसरी ठोकर ने आंखें खोली दी। उठकर बिछोने को लपेटा, एक कोने में रखा, नल पर जाकर 2-1 चुल्लू से आंखें धोईं और चल भैया चढ़ जा सूली पर, राम भली करेंगे। फिर वही हम हैं और वही एक बोली और 3 काम। खैर, काम से तो हम नहीं घबराते, मगर हर वक्त की मारपीट ज़रा बुरी मालूम होती है। आखिर कोई कहाँ तक पिटे जाए? ये आया मार गया, वो आया मार गया। बेगम साहबा कह रही हैं लोटा ला, साहबजादे साहब कह रहे हैं पानी ला, साहबजादी फरमा रही हैं चल मेरे साथ खेल। ये कह रहा है इधर आ, वो कह रहा है उधर जा। आखिर आदमी ना हुआ घन चक्कर हो गया। जिसका हुक्म ना मानो वही मारे, और हुक्म मानो तो क्यों कर मानो? भला 3 काम एक आदमी क्यों कर करे? आखिर मैंने भी बेहयाई का जामा पहन लिया। पिटना किस्मत में लिखा है तो यूं ही सही, यूं भी पिटना, वूं भी पिटना। फिर काम करके अपने आप को मुफ्त में क्यों थकाएं? निकम्मे का खिताब मिला है तो मिलने दो, बुरा भला कहते हैं तो कहने दो। इस कान से सुनो, उस कान से उड़ा दो, आप ही बक बक कर थक जाएंगे। ये चाल भी घूरने की तरह कारगर हुई। सब चीखते चिल्लाते, मगर मैं टस से मस न होता। जहां किसी ने जरा हाथ लगाया और मैंने इस जोर से चीख मारी, गोया किसी ने मेरा गला घोंट दिया है। कभी किसी ने मेरी इस तरकीब को देख लिया तो राज खुल गया, नहीं तो मारने वाला खुद ही घबरा गया। दूसरों ने गुल मचाया, ए हे लौंडे को मार डाला। कभी तो मारने वाले साहब मुझसे ज्यादा पिट गए और कभी डांट डपट हो गई, मगर हम काम से बच गए। थोड़ी देर चीखते चिल्लाते रहे, उसके बाद या तो पढ़कर सो गए या आंख बचाया बाहर निकल गए। मगर बाबा हर फिरौने रा मूसा, छोटी साहबजादी साहिबा कुछ मुझसे ज्यादा तेज थी। खुद ही मुझे मारती और खुद ही रोने बैठ जाती। भला उनके मुकाबले में मुझ बेचारे की क्या हस्ती थी, उल्टी मुझी पर लेदे होती। गरज उस लड़की के हाथों नाक में दम आ गया था, मगर मैं भी बदला लिए बगैर थोड़ी मानता था। मारने की तो हिम्मत ना होती थी। हाँ, कभी बेगम साहिबा उन पर खफा होती तो मैं भी उल्टी सीधी बहुत कुछ लगाता, महीना भर पहले की बातें याद दिलाता। अगर किस्मत ने यावरी की तो काम बन गया और साहबजादी की खूब कुंदी हो गई, नहीं तो लितरापे का इल्जाम लगा। बेगम साहिबा ने बेटी का गुस्सा मुझ पर उतार लिया। हमारे कपड़ों की कुछ ना पूछो, उधर पहने और उधर मैले हुए। बदन में कांटे थे कि नया जोड़ा भी पिंडे से साबित नहीं उतरता था। खैर, गिरेबान तो हमेशा चाक रहता ही था। यहाँ अक्सर ये भी होता कि सीने के नमूने का गिरेबान पीठ पर भी बन जाता था। अब रहे हमारे चाक, तो उनका बढ़ते बढ़ते बगल तक आ जाना मामूली बात थी। मोटे मोटे लट्ठे और गाढ़े कपड़े के कपड़े बनाए गए, मगर कोई कपड़ा बदन से साबित ना उतरना था ना उतरा। पजामा पहले टखनों से गुजर कर शरई हुआ, उसके बाद घुटनों तक आया और आखिर घटते घटते जांगिया बन गया। अब रही टोपी और अचकन, तो वो हमेशा फर्स्ट क्लास रहती थी। और क्यों न रहती, पहनता ही कौन मस्खरा था। कभी ईद बारात को पहन ली तो पहन ली, नहीं तो टोपी में अचकन ठुसी हुई कमरे के किसी कोने में पड़ी रहती थी। टोपी के साथ ही सर का भी ख्याल आ गया। इसका हाल भी सुन लीजिए। जुम्मे के जुम्मे हमारी टाट घोट कर बाजरे का पेड़ा बना दी जाती थी। जरा बालों की खूंटियां निकली और उस तरह फिरा। उस तरह का फिरना कयामत होता था। जिसके पास से निकले उसी ने चाटा रसीद किया। कुछ घुटी हुई टाट पर चांटा ऐसा पड़ता है कि सुभान अल्लाह, छींटें उड़ जाती हैं। मारने वालों को मजा आता हो तो आता हो, मेरा तो बाज वक्त सर झुंझुना जाता था। और तो और बड़े सरकार भी मजाक में चलते चलते 2-1 चांटे जरूर रसीद कर दिया करते थे।
कहते हैं बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा। मेरा बाप भी शायद कोई चोर था, क्योंकि जहां मैंने किसी अच्छी चीज को देखा वो चुराने को जी चाहा। पहले तो दिल मारता रहा, आखिर फितरत तबीयत पर गालिब आ गई और छोटी छोटी चीजों की चोरी मैंने शुरू कर दी। खिलौना उठाया, छुपा दिया, रुमाल देखा, गायब कर दिया। लेकिन आखिर इन चीजों को लेकर कहाँ जाता? मेरी दुनिया तो इसी मकान की चारदीवारी थी। सच है, खुदा बड़ा कारसाज है। ये मुश्किल भी आसान हुई। एक नई मामा आई, हाथ की बड़ी तेज थी। मौका मिलता तो घर भर में झाड़ू दे देती, मगर मुश्किल ये आ पड़ी कि बेगम साहिबा कुछ उनकी शक्ल से ताड़ गई थी, इसलिए उनकी हुदूद बावर्ची खाने और सहन से आगे ना बढ़ी। इस पर भी वो अपना पोत पूरा कर लेती थी। रात को घर जाती, सुबह ही सुबह आती। दोपहर का खाना लेकर जाती तो कोई 2 बजे वापस आती। कोई रोज रोज पोटली खुलवाने से तो रहा, खुदा मालूम कितना दाल आटा बांध कर ले जाती थी। हाँ, ये जरूर था कि जब से वो आई थी दस्तरखान पर हर चीज थुड़ने लगी थी। हमारी बेगम साहब की समझ देखो कि बजाय ये मालूम करने के कि खाना क्यों कम पड़ता है, उल्टा गल्ला बढ़ा दिया। मगर मामा जी ने इस पर भी बस ना की। उधर गल्ला बढ़ा और इधर उनकी चोरी बढ़ी। कर्ज जब तक वो रही, खाने में हमेशा बरकत ही बरकत रही। मामा जी बच्चा समझकर मेरे सामने पोटली बांधने में जरा कम एहतियात करती थी, इसलिए मुझे उनके करतूतों का हाल खूब मालूम है। रकाबी और प्याले ही क्या, छोटी पतीली और सरपोश तक उनकी पोटली में हमारे घर से रुखसत होने हैं। उन चीजों के जाने के मुताल्लिक जिस जमाने में कुछ गड़बड़ होती तो ही मामा जी जरा हाथ रोक लेती, खुद पोटली सारे घर को दिखा कर जाती। जहां जरा मामला ठंडा पड़ा और चीजें खिसकनी शुरू हुई, उनको मालूम था कि मैं उनकी सारी कार्रवाइयों से वाकिफ हूँ, इसलिए मेरी बड़ी खातिरदारी करती। चुपके चुपके बावर्ची खाने में खूब खिलाती, कभी कभी मिठाई भी लाकर देती। रफ्ता रफ्ता मुझे भी उनसे कुछ उन्स हो गया, और क्यों ना होता। घर वाले मेरे साथ कौन सी भलाई करते थे जो मैं उनके माल का गम खाता। आखिर ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खुद मैंने मामा जी को चुरा चुरा कर चीजें देना शुरू कर दी। जरा बेगम साहब ने कोई चीज रखी और गायब, तकिए के नीचे से पैसे गायब, जेब में से रुपए गायब, खूंटी पर से तौलिया गायब। आखिर यहाँ तक हुआ कि पटारी में से सोने का छल्ला उड़ गया। इस पर बड़ा गुल मचा। छुरी पड़वा कर रखवाई गई, कच्चे चावल चबवाए गए, मगर पता न चला। मुझ पर तो शुबा हो ही नहीं सकता था। जानते थे कि चुराएगा तो कहाँ ले जाएगा। मामा पर शुबे की गुंजाइश ही न थी, क्योंकि उनसे बावर्ची खाना कब छूटता था। अब रही मुगलानी और आया तो वो जाने और बेगम साहिबा जाने। गरज थोड़े दिन गई गुजरी बात हुई। छल्ले के एवज ही मामा ने मुझे 2 लड्डू ला कर दिए। अब क्या था, मुझे लड्डुओं की चाट पड़ गई। मैंने भी अपना घर साफ करके मामा जी का घर भरा और खूब भरा। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। सारा जहेज हमारे घर से रफ्ता रफ्ता वहां पहुंच गया, यहाँ तक कि दरी, चांदनी, मच्छरदानी तक उठ गया। बेगम साहिबा परेशान थी कि या अल्लाह, सामान के पर लग गए हैं कि इधर रखा और उधर गायब। आखिर हाजिरात की ठहरी। छोटी बीबी आईने के सामने बिठाई गई। जिन्नों के बादशाह आए, उनसे चोर का हाल पूछा गया। छोटी बीबी तो मेरी जान की दुश्मन थी ही, उन्होंने मेरा नाम ले दिया। किसी को यकीन ना आया, मगर बड़े सरकार कुछ खटक गए। शायद मेरे और मामा जी के ज्यादा मेल जोल से उनको कोई ख्याल पैदा हो गया। मामा जी समझी कि चलो ये माल भी हाजिम हुआ। एक दिन मुझसे कहा, देखो बेटा, अभी बेगम साहिबा पटारी में चंपा कली रख के कोठे पर गई हैं। इस वक्त लान में कोई भी नहीं है, जरा चुपके से निकाल तो ला। इतने लड्डू खिलाऊंगी कि पेट भर जाएगा। हम बावर्ची खाने से निकलकर टहलते टहलते दालान में आए। इधर उधर देखा, मैदान साफ था। पटारी खोली, चंपा कली निकाल, नेफे में उड़स, बावर्ची खाने में आ मामा जी के हवाले की। उन्होंने अपने खुशके की रकाबी में ठूस, रकाबी पोटली में बांध दी। बेगम साहब नीचे आई, पटारी खोलकर पान खाया, मगर कुछ ना बोली। थोड़ी देर में बड़े सरकार, बी मुगलानी और आया भी दालान में आ गए। खाना मंगवाया गया, सब ने खा पी फरागत की। बी मामा अपनी पोटली दिखाकर दरवाजे के बाहर निकली ही थी कि एक गुल मच गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया।
क्या देखता हूँ कि मामा जी को एक सिपाही पकड़े खड़ा है और मामा जी वो शोर मचा रही हैं कि खुदा की पनाह। घर वालों को भी कोसने दे रही हैं, सिपाही को भी सलावातें सुना रही हैं। मुझे जो मामा जी ने देखा तो कहा, बेटा जरा ये खाना तो ले जा, मेरे घर में दे आ, बच्ची भूखी बैठी होगी। 12 बज चुके हैं, देखिए इन काली वर्दी वालों से कब पीछा छूटता है। खुदा न करे कोई ऐसे घर में नौकर हो, ये ना शरीफ को देखें न रजील को, घोड़े गधे को एक ही लाठी से हाँकते हैं। ये कह उन्होंने पोटली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि सिपाही ने इस जोर से डांटा कि मेरा दम ही निकल गया और मामा जी भी कुछ सहम सी गईं। इतने में दरोगा भी आ गए, सब इंस्पेक्टर पुलिस। कुछ लोग और जमा हुए, पोटली खुलवाई गई, खुशके में से चंपा कली निकली। ये देखकर मामा जी बिफर गईं, कहने लगी, हैं? ये चंपा कली मेरे खुशके में कहाँ से आई? बेगम साहिबा ने खुद निकाल कर मुझे खुशका दिया था, उन्हीं ने रख दी होगी। हाँ बाबा, बड़े लोग हैं, आज खुशके में मुद्दा रखकर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुद्दा चोरी का माल। कल खुदा जाने क्या करें। ना बाबा ना, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। ये कहकर मामा जी जाना चाहती थी कि सिपाही ने चुटिया पकड़कर घसीट लिया। इस पर तो बुढ़िया ने वो उधम मचाया कि माज़अल्लाह, सारा मोहल्ला चीख चीख कर और रो रो कर सर पर उठा लिया। उस वक्त तो मैं नहीं समझा था, मगर हाँ अब समझा हूं कि गुल मचाने से उसका क्या मतलब था। उसका मकान करीबी था, ये अपनी बेटी को नोटिस था कि माल घर से निकाल दे। वो भी अपनी माँ की बेटी थी, समझ गई होगी कि कुछ अम्मा पर आफत आई है। माल लेकर निकल ही रही थी कि दूसरे सिपाही ने उसको पकड़कर माल के साथ माँ के बराबर ला खड़ा किया। उसके बाद हमसे तफ्तीश शुरू हुई। मार से डराया, मिठाई का लालच दिया। भला हमको उन माँ बेटियों से क्या दिलचस्पी थी। मार के डर और मिठाई की लालच से सारा किस्सा क्या सुनाया। उसके बाद मालूम नहीं वो दोनों कहाँ जहन्नुम रसीद हुई। हाँ ये ज़रूर है कि हमसे जो वादे हुए थे उनमें का पहला हिस्सा बहुत दिल भर के हमको पहुंचा दिया। घर में अब भी हम रहते हैं, लेकिन मामाओं और नौकरों से हमको ज़रा कम मिलने दिया जाता है। और भाई अब हम खुद भी समझदार हो गए हैं। अगर कुछ चुराते भी हैं तो खुद ही खाकर बराबर कर देते हैं, किसी को देते दिलाते नहीं। भला सरकार के माल के जब हम हकदार मौजूद हैं तो फिर ये माल दूसरों को क्यों पहुंचे। बचपना था, गलती हो गई, अल्लाह माफ करेगा।